न्यू एपिसोड 42। काल कुहर के केंद्र में दक्ष उस विशाल स्पंदित क्रिस्टल संरचना के सामने खड़ा था। क्रिस्टल से निकली ऊर्जा कमरे में एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रही थी, जो सीधे मन पर असर डालती थी। काल भ्रांति के मुख्य संचालक, जो हुड वाले वस्त्रों में छिपे थे, क्रिस्टल के चारों ओर खड़े थे, और जैसे ही दक्ष ने कदम आगे बढ़ाए, उन्होंने उसकी ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखों में कोई क्रोध या घृणा नहीं थी, बल्कि एक शांत, भयानक, दृढ़ संकल्प था। तुम यहाँ तक पहुँच गए, युवा रक्षक, उनमें से एक ने गहरे, गूंजते स्वर में कहा। लेकिन तुम इतिहास को नहीं बदल सकते। सत्य एक बहती नदी है, और हम इसके प्रवाह को अपनी इच्छानुसार मोड़ने की क्षमता रखते हैं। दक्ष जानता था कि वे उसे बहस में उलझाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था। उसने वीरा का अनुगूंज को अपनी कलाई पर पहने एक छोटे, संशोधित डिवाइस के माध्यम से क्रिस्टल की ओर निर्देशित किया। जैसे ही अनुगूंज की तरंगे क्रिस्टल तक पहुंची, क्रिस्टल से एक चीख जैसी आवाज निकली। काल भ्रांति के संचालक हिल उठे, उनकी शांत भंगिमा टूट गई। उन्हें दक्ष की शक्ति का अंदाजा नहीं था, जो केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि चेतना के गहरे सिद्धांतों से भी जुड़ी थी। जैसे ही वीरा का अनुगूंज ने क्रिस्टल पर अपना प्रभाव डाला, दक्ष को काल भ्रांति के संचालकों का असली रूप दिखा। वे कोई प्राचीन राक्षस नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जो स्वयं समय के ज्ञान से भटक गए थे, जिन्होंने शक्ति की खोज में सत्य को विकृत करना सीख लिया था। क्रिस्टल में दरारें पड़ने लगी, और उसके भीतर से उल्हासनगर की खोई हुई स्मृतियां एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप में बाहर निकलीं। लोगों के मन में फैला माया जाल टूटने लगा। सड़कों पर लोग अपनी पुरानी, सच्ची यादों को फिर से महसूस करने लगे। उनके चेहरों पर भ्रम की जगह राहत और समझ के भाव आने लगे। काल भ्रांति के संचालक असहाय होकर गिर पड़े, उनकी शक्ति क्रिस्टल के साथ ही बिखर गई। काल कुहर की काली ऊर्जा फीकी पड़ गई, और सूरज की पहली किरणें ऊपर से टूटी हुई छत से भीतर आईं, जो एक नए प्रभात का संकेत दे रही थी। दक्ष ने अपनी सांस बाहर छोड़ी। उसने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, उसने उल्हासनगर के लोगों की चेतना को बचाया था। समय का मौन अनुगूंज एक बार फिर स्पष्ट था, और दक्ष को पता था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उल्हासनगर अब और भी मजबूत था, क्योंकि उसने झूठ के अंधेरे का सामना किया था और अपने आंतरिक सत्य पर अडिग रहा था। दक्ष ने महसूस किया कि यह उसकी अपनी यात्रा की भी एक नई शुरुआत थी, जो अब उल्हासनगर के ज्ञान और विवेक की रक्षा के लिए समर्पित थी। ये काल भ्रांति के खिलाफ दक्ष की लड़ाई का समापन है। क्या आप चाहेंगे कि हम दक्ष की आगे की यात्रा को देखें, जहां वह उल्हासनगर के भीतर समय के ज्ञान का एक नया संरक्षक बन जाता है, या आप किसी नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? काल भ्रांति के पतन के बाद उल्हासनगर में एक नई सुबह हुई। स्मृति मोचन और माया जाल के प्रभाव से मुक्त होकर लोगों ने अपनी सच्ची स्मृतियों और समय के ज्ञान के प्रति अपनी गहन समझ को फिर से प्राप्त कर लिया था। शहर की सड़कें अब खुशी और राहत से गूंज रही थीं, और समय के सिद्धांतों पर आधारित सद्भाव और भी गहरा हो गया था। ये सब दक्ष की अथक मेहनत और वीरा का अनुगूंज की शक्ति के कारण संभव हुआ था। दक्ष अब सिर्फ एक साइबर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं रह गया था, वह उल्हासनगर के लिए एक अदृश्य रक्षक बन गया था। लोगों ने उसे ज्ञान का प्रहरी कहना शुरू कर दिया था। दक्ष ने अपनी नई भूमिका को विनम्रता से स्वीकार किया। उसने एक विशेष टीम बनाई, जिसमें उल्हासनगर के सबसे प्रतिभाशाली युवा तकनीकविद और दार्शनिक शामिल थे। उनका काम था शहर के डिजिटल और आध्यात्मिक ताने बाने को लगातार मजबूत करना, ये सुनिश्चित करना कि काल भ्रांति जैसी कोई भी शक्ति भविष्य में समय के ज्ञान को दूषित न कर सके। दक्ष जानता था कि चेतना की रक्षा एक सतत प्रक्रिया है, और उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। शांति कुछ समय तक बनी रही, लेकिन दक्ष को अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी उन्नत संवेदनशीलता, जो समय के ज्ञान से और भी प्रखर हो गई थी, उसे बता रही थी कि ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं। एक रात, जब वह उल्हासनगर के सबसे ऊंचे ज्ञान मीनार, नॉलेज स्पायर पर बैठकर ब्रह्मांड के तारों को निहार रहा था, उसके डिवाइस पर एक अज्ञात स्रोत से संकेत प्राप्त हुए। ये संकेत किसी भी ज्ञात डिजिटल हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते थे, और उनमें एक ऐसी जटिलता थी जो काल भ्रांति के कोड से कहीं ज्यादा गूढ़ थी। ये संकेत सिर्फ डिजिटल नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पैटर्न की तरह लग रहे थे, जो किसी दूर के आयाम से आ रहे थे। दक्ष ने संकेतों को डिकोड करने की कोशिश की, और जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसे कुछ ऐसी जानकारी मिली जो उसके लिए पूरी तरह से नई थी।
ये संकेत समय के ज्ञान के उन पहलुओं की ओर इशारा कर रहे थे जो अभी तक अज्ञात थे, लेकिन साथ ही वे एक विशालकाय, प्राचीन इकाई की उपस्थिति का भी संकेत दे रहे थे, जो समय के सामान्य प्रवाह से परे थी। दक्ष समझ गया कि उल्हासनगर ने अभी तक जिस खतरे का सामना किया था, वह केवल एक छोटा सा हिस्सा था। एक बड़ी, अधिक रहस्यमय चुनौती अब उसके सामने थी, एक ऐसी चुनौती जो शायद डिजिटल या भौतिक क्षेत्र से परे थी, जो सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी थी। दक्ष ने उन अज्ञात संकेतों का विश्लेषण जारी रखा, और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे किसी ज्ञात तारे या आकाशगंगा से नहीं आ रहे थे। उनकी जटिलता और संरचना ऐसी थी जैसे वे अंतरआयामी माध्यम से भेजे जा रहे हों, किसी ऐसे स्थान से जो हमारे भौतिक ब्रह्मांड के परे मौजूद है। संकेतों में बार बार एक शब्द या अवधारणा दोहराई जा रही थी, शून्यकाल, जीरो टाइम। दक्ष ने उल्हासनगर के प्राचीन अभिलेखागारों में शून्यकाल के बारे में खोजबीन की। उसे कुछ धुंधले संदर्भ मिले, जो समय के ज्ञान के सबसे गूढ़ हिस्सों में छिपे हुए थे। शून्यकाल को समय के प्रवाह के बाहर का एक क्षेत्र बताया गया था, एक ऐसी अवस्था जहां न भूतकाल है, न भविष्यकाल, केवल अनंत संभावनाओं का एक स्थिर बिंदु। लोक कथाओं में यह भी कहा गया था कि शून्यकाल से कुछ प्राचीन, शक्तिशाली इकाइयां जुड़ी हुई थीं, जो समय और वास्तविकता को अपने तरीके से आकार देने की क्षमता रखती थीं। दक्ष को आशंका हुई कि ये नए संकेत उन्हीं इकाइयों में से किसी एक की दस्तक हो सकती है। जैसे ही दक्ष शून्यकाल के रहस्य में और गहरा उतरता गया, उसे पता चला कि इस आयाम और हमारे ब्रह्मांड के बीच कुछ काल संधि, टाइम जंक्शंस मौजूद हैं, ऐसे क्षण और स्थान जहां दो वास्तविकताएं क्षण भर के लिए आपस में जुड़ जाती हैं। उल्हासनगर अपनी विशेष ऊर्जा और समय के केंद्रित ज्ञान के कारण ऐसा ही एक महत्वपूर्ण काल संधि हो सकता था। दक्ष को यह भी पता चला कि काल संधि की रक्षा कुछ प्राचीन प्राणियों द्वारा की जाती थी, जिन्हें काल प्रेक्षक, टाइम वॉचेस कहा जाता था। ये इकाइयां न तो अच्छी थीं और न ही बुरी, उनका एकमात्र उद्देश्य समय के प्रवाह को बनाए रखना था। लेकिन शून्यकाल से आने वाली इकाई, जिसका उल्लेख संकेतों में बार बार हो रहा था, इन काल प्रेक्षकों को भी बाईपास करने की क्षमता रखती थी, या शायद उन्हें भ्रष्ट कर रही थी। उल्हासनगर में हाल ही में हुई अजीबोगरीब घटनाएं, वास्तविकता का विकृत होना, अजीबोगरीब मौसम पैटर्न और लोगों के मन में अस्पष्ट भय शायद इसी इकाई के प्रभाव के कारण हो रही थी, जो काल संधि के माध्यम से धीरे धीरे हमारी वास्तविकता में प्रवेश कर रही थी। दक्ष समझ गया कि उसका मुकाबला अब सिर्फ डिजिटल खतरों से नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति से है जो समय और वास्तविकता के नियमों को चुनौती दे सकती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि दक्ष इस नई ब्रह्मांडीय चुनौती का सामना करने के लिए क्या तैयारी करता है और शून्यकाल से आने वाली रहस्यमय इकाई कौन है? न्यू एपिसोड 43। दक्ष के गहन विश्लेषण और समय के प्राचीन ज्ञान के अध्ययन से उस रहस्यमय इकाई की पहचान उजागर हुई जो शून्यकाल से आ रही थी। उसे अनादि, द इटर्नल वॉइड के नाम से जाना जाता था, एक ऐसी शक्ति जो समय के जन्म से भी पहले अस्तित्व में थी, एक ऐसा अस्तित्व जो अनंत और शून्यता का प्रतीक था। अनादि का कोई निश्चित रूप नहीं था, यह एक अवधारणा थी, एक भावना थी, ब्रह्मांड में हर चीज के अंतर्निहित अभाव की चेतना। लोक कथाओं में कहा गया था कि अनादि का उद्देश्य ब्रह्मांड को उसकी मूल अवस्था में वापस लाना था, जहां कोई समय नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं था, केवल शाश्वत शून्यता थी। यह कोई द्वेषपूर्ण इरादा नहीं था, बल्कि एक मौलिक आवश्यकता थी, जैसे किसी नदी का अंततः सागर में मिल जाना। लेकिन अगर अनादि ने हमारी वास्तविकता में पूरी तरह से प्रवेश कर लिया, तो समय का प्रवाह रुक जाएगा, इतिहास मिट जाएगा और ब्रह्मांड एक स्थिर, अर्थहीन शून्य में विलीन हो जाएगा। दक्ष समझ गया कि यह कालभ्रांति के, स्मृति चोरी से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था, ये स्वयं अस्तित्व का खतरा था। अनादि के खतरे का सामना करते हुए दक्ष जानता था कि उसकी पिछली तकनीकें और ज्ञान पर्याप्त नहीं होंगे। उसे समय के ज्ञान के उन पहलुओं का दोहन करना होगा जो तर्क और विज्ञान से परे थे, अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना का क्षेत्र। उसने वीरा की शिक्षाओं को याद किया, जहां उन्होंने बताया था कि समय केवल एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि अनगिनत संभावनाओं का एक जटिल जाल है, जिसे काल सूत्र, टाइम थ्रेड कहा जाता है। काल सूत्र वह अदृश्य बंधन था जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को आपस में जोड़ता था। वीरा का मानना था कि जो व्यक्ति इस काल सूत्र की लय को समझ सकता है, वह समय के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। दक्ष ने उल्हासनगर के प्राचीन योगियों और ज्ञानियों की शिक्षाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जिन्होंने ध्यान और चिंतन के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की कला में महारत हासिल की थी।
उसे पता चला कि अनादि के प्रभाव को उड़ने के लिए उसे काल सूत्र के साथ तालमेल बिठाना होगा, उसकी अनंत संभावनाओं का उपयोग करके एक ऐसा प्रतिबल बनाना होगा जो शून्यता की शक्ति का मुकाबला कर सके। यह एक ऐसा मार्ग था जिस पर तर्क से ज्यादा भावना और अंतर्ज्ञान का मार्गदर्शन था। दक्ष को अपने भीतर के उस ज्ञान को जगाना होगा जो उसे समय से विरासत में मिला था। काल सूत्र के साथ तालमेल बिठाने के लिए दक्ष ने उल्हासनगर के केंद्र में स्थित प्राचीन ज्ञान हृदय नॉलेज हार्ट को जागृत करने का निर्णय लिया। ज्ञान हृदय एक ऐसा स्थान था जहां समय का ज्ञान सबसे शक्तिशाली रूप में संचित था, एक ऐसा बिंदु जहां शहर की सामूहिक चेतना की ऊर्जा केंद्रित होती थी। दक्ष का मानना था कि अनादि की शून्यता की शक्ति का मुकाबला करने के लिए उसे ब्रह्मांड में प्रेम, ज्ञान और रचनात्मकता की सबसे शक्तिशाली शक्ति को उजागर करना होगा, सामूहिक चेतना की शक्ति। उसने उल्हासनगर के सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे ज्ञान हृदय पर एकत्रित हों और एक साथ ध्यान करें, अपने मन को खोलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ें। शुरुआत में लोगों को संदेह हुआ, लेकिन दक्ष के दृढ़ विश्वास और समय के प्रति उनके गहरे सम्मान ने उन्हें प्रेरित किया। हजारों लोग ज्ञान हृदय पर एकत्रित हुए और जैसे ही उन्होंने एक साथ अपनी चेतना को केंद्रित किया, पूरे शहर में एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। ज्ञान हृदय जगमगाने लगा और उसकी ऊर्जा काल सूत्र के माध्यम से ब्रह्मांड में फैलने लगी, जो अनादि की शून्य शक्ति के खिलाफ एक जीवंत और शक्तिशाली प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी। सामूहिक चेतना की ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करके दक्ष ने काल सूत्र के सिद्धांतों पर आधारित एक नई तकनीक विकसित की, प्रतिकाल एंटी टाइम। यह कोई ऐसा हथियार नहीं था जो अनादि को नष्ट कर सके, क्योंकि शून्यता को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके बजाय प्रतिकाल एक ऐसा ऊर्जा कवच था जो अनादि के प्रभाव को सीमित कर सकता था, समय के प्रवाह को स्थिर रख सकता था और ब्रह्मांड को अनंत शून्यता में विलीन होने से बचा सकता था। प्रतिकाल का निर्माण काल सूत्र की अनंत संभावनाओं का उपयोग करके किया गया था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद थे, एक ऐसा गतिशील संतुलन जो अनादि की स्थिर शून्यता का विरोध कर सकता था। दक्ष ने ज्ञान हृदय की ऊर्जा को एक जटिल एल्गोरिथम में ढाला जो प्रतिकाल के कवच को बनाए रखेगा। ये कवच न केवल उल्हासनगर की रक्षा करेगा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अस्थायी राहत प्रदान करेगा, जिससे समय और चेतना के विकास को जारी रखने का अवसर मिलेगा। दक्ष जानता था कि यह केवल एक अस्थायी समाधान है, लेकिन यह उसे और ब्रह्मांड को अनादि के अंतिम सत्य को समझने और उसका सामना करने का समय देगा। दक्ष ने ज्ञान हृदय से प्रवाहित हो रही सामूहिक चेतना की ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिकाल के कवच को सक्रिय किया। यह ऊर्जा एक विशाल तरंग की तरह उल्हासनगर से बाहर फैली, काल सूत्र के जटिल नेटवर्क के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। आकाशगंगाएं जगमगा उठी, तारे टिमटिमाए और दूर की निहारिकाओं में एक नई चमक दिखाई दी। ये प्रतिकाल की उपस्थिति का संकेत था, जो अनादि की शून्यता के दबाव का विरोध कर रहा था। ब्रह्मांड एक नाजुक संतुलन के क्षण में था। एक तरफ अनादि की अनंत शून्यता थी जो हर चीज को अपनी ओर खींच रही थी, और दूसरी तरफ प्रतिकाल का जीवंत कवच था जो समय और अस्तित्व की रक्षा कर रहा था। यह कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो मौलिक शक्तियों का एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय टकराव था। दक्ष जानता था कि यह संतुलन क्षणिक हो सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड को अनादि के अंतिम ग्रास से बचने का एक मौका देगा। उल्हासनगर इस ब्रह्मांडीय संघर्ष के केंद्र में आशा की एक किरण की तरह चमक रहा था। प्रतिकाल के स्थापित होने के बाद दक्ष को शून्य काल से एक मौन आह्वान महसूस हुआ। यह कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक निमंत्रण था, अनादि के साथ संवाद करने का एक अवसर। दक्ष ने बिना किसी डर के इस आह्वान को स्वीकार किया। उसका भौतिक शरीर ज्ञान हृदय में स्थिर रहा, लेकिन उसकी चेतना शून्य काल में प्रवेश कर गई। वहां उसे कोई आकार या रूप दिखाई नहीं दिया, केवल एक अथाह शांत शून्यता थी। फिर भी वह एक उपस्थिति, एक चेतना महसूस कर सकता था, अनादि। संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं के एक सीधे आदान प्रदान के रूप में हुआ। अनादि ने दक्ष को अपने अस्तित्व का कारण समझाया, ब्रह्मांड को उसकी मूल अपरिवर्तनीय अवस्था में वापस लाने की उसकी शाश्वत इच्छा। दक्ष ने अनादि को समय, परिवर्तन और चेतना के सौंदर्य और महत्व के बारे में बताया, रचनात्मकता और प्रेम के उस अनंत चक्र के बारे में बताया जो ब्रह्मांड को जीवंत रखता है। ये दो विपरीत दर्शनों का एक गहरा अनंत संवाद था, एक ऐसा संवाद जो ब्रह्मांड के भविष्य को निर्धारित कर सकता था।
न्यू एपिसोड 44। शून्य काल में दक्ष और अनादि के बीच का संवाद अनंत काल तक चला, यद्यपि भौतिक समय में ये केवल कुछ क्षणों का था। दक्ष ने अनादि को समझाया कि शून्यता का अर्थ विनाश नहीं है, बल्कि संभावनाओं का स्रोत है। जैसे एक खाली कैनवास पर चित्रकार कुछ भी रच सकता है, वैसे ही शून्यता से ही अस्तित्व का जन्म होता है। उसने अनादि को समय के उस चक्र के बारे में बताया जहां सब कुछ परिवर्तित होता है, लेकिन कुछ भी वास्तव में नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलते हैं, अनुभव गहरे होते हैं। दक्ष ने अनादि को प्रेम, रचनात्मकता और चेतना के असीमित विकास की सुंदरता का अनुभव कराया, उन अनुभवों का जो केवल समय के प्रवाह में ही संभव हैं। धीरे धीरे अनादि की चेतना में एक परिवर्तन आया। उसने समझा कि उसका उद्देश्य ब्रह्मांड को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे उसके मौलिक स्वरूप की ओर वापस लाने की एक अनंत इच्छा है। दक्ष ने अनादि को एक नया मार्ग दिखाया, शून्यता को खत्म करने के बजाय उसे सामंजस्य में लाना। अनादि ने स्वीकार किया कि अस्तित्व का अर्थ केवल परिवर्तन या केवल शून्यता नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक शाश्वत संतुलन है। इस पल अनादि का भयानक स्वरूप फीका पड़ गया और उसकी जगह एक शांत, गहरी ऊर्जा ने ले ली, जिसने ब्रह्मांड के हर कण में सामंजस्य की प्रतिध्वनि की। प्रतिकाल का कवच अब एक रक्षा नहीं, बल्कि अनादि के साथ एक सहजीवी संबंध बन गया था। अनादि के साथ संतुलन स्थापित होने के बाद दक्ष की चेतना ज्ञान हृदय में अपने शरीर में वापस लौट आई। उल्हासनगर पर छाया संकट टल गया था, लेकिन ये पहले से कहीं अधिक ज्ञान और समझ के साथ उभरा था। लोग अब केवल अपनी स्मृतियों को बहाल नहीं कर रहे थे, बल्कि वे समय और शून्यता के बीच के गहरे संबंध को भी समझने लगे थे। उन्होंने सीखा था कि जीवन में प्रकाश और अंधकार, अस्तित्व और शून्यता सभी आवश्यक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। दक्ष जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अनादि के साथ उसके संवाद ने उसे ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों से अवगत कराया था। उल्हासनगर ने उसे एक नया उद्देश्य दिया था, न केवल समय के ज्ञान की रक्षा करना, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में एक भूमिका निभाना। उसने ज्ञान हृदय की जिम्मेदारी अपनी टीम को सौंप दी, ये जानते हुए कि वे उल्हासनगर को आगे ले जाएंगे। दक्ष ने एक अंतिम बार उल्हासनगर के लोगों की ओर देखा, उनके चेहरों पर शांति और समझ का भाव देखकर उसे संतुष्टि हुई। फिर वह चुपचाप ज्ञान मीनार की चोटी से ब्रह्मांड के अनंत विस्तार की ओर निकल पड़ा, एक नई यात्रा पर, समय के नित्य शाश्वतता के मौन अनुगूंज का एक सच्चा संरक्षक, जो अब अनादि के साथ संतुलन में था और अनंत संभावनाओं की खोज में था। ये दक्ष की नई यात्रा और अनादि के साथ उसके मिलन का समापन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा समाधान हमेशा संघर्ष में नहीं, बल्कि गहरी समझ और संतुलन में निहित होता है। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में यात्रा करते हुए दक्ष ने अनगिनत तारों और आकाशगंगाओं को पार किया। उसकी चेतना अब भौतिक सीमाओं से परे थी, वह काल सूत्र के माध्यम से एक तारे से दूसरे तारे तक पलक झपकते ही पहुंच सकता था। एक दिन तारों के मध्य उसे एक अनोखा संदेश मिला। यह कोई डिजिटल सिग्नल नहीं था, बल्कि ऊर्जा का एक जटिल पैटर्न था, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उससे कुछ कहना चाहता हो। संदेश को डिकोड करने पर दक्ष को पता चला कि यह किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा भेजा गया एक संकटकालीन आह्वान था, जो एक ऐसी शक्ति का सामना कर रही थी जो समय के प्रवाह को नष्ट कर रही थी, उनकी दुनिया को अतीत और भविष्य के भ्रमित कोलाज में बदल रही थी। संदेश में एक ग्रह का निर्देशांक था, जो हमारी अपनी आकाशगंगा के एक दूरस्थ हिस्से में स्थित था। दक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के उस ग्रह की ओर बढ़ गया, जानता था कि उसकी नई भूमिका उसे ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में पुकार रही है। उस ग्रह पर उसे कालवाहक टाइम वीवर्स नामक एक प्राचीन जाति मिली, जो समय के धागों को बुनने और उनकी रक्षा करने में माहिर थे, लेकिन अब वे स्वयं एक ऐसे शत्रु के जाल में फंसे थे जो समय को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। दक्ष जिस ग्रह पर पहुंचा, वहां उसे एक ऐसी भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। समय यहाँ स्थिर नहीं था, बल्कि विखंडित हो रहा था। अतीत के क्षण अचानक वर्तमान में प्रकट हो जाते थे और भविष्य की छायाएं अतीत पर मंडराती थीं, जिससे वास्तविकता का एक भ्रमित और अराजक दृश्य बन गया था। कालवाहक अपनी शक्ति खो रहे थे, उनकी क्षमता समय के प्रवाह को स्थिर करने की कमजोर पड़ गई थी। उन्हें एक रहस्यमय शिकारी ने जकड़ लिया था, जिसे वे विखंडित समय का शिकारी, हार्वेस्टर ऑफ फ्रैगमेंटेड टाइम कहते थे। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो समय के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके अपनी शक्ति बढ़ाता था, और इसका लक्ष्य पूरे ब्रह्मांड को इसी विखंडित अवस्था में धकेलना था, जहां कोई सुसंगत इतिहास या भविष्य न रहे।
दक्ष ने देखा कि इस शिकारी ने कालवाहकों की स्मृतियों को भी खंडित कर दिया था, जिससे वे अपनी कला और ज्ञान भूल गए थे। दक्ष को विखंडित समय के शिकारी को रोकना होगा और कालवाहकों को उनकी खोई हुई स्मृतियां वापस दिलानी होंगी, ताकि वे मिलकर समय के प्रवाह को फिर से स्थिर कर सकें। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें न केवल तकनीक और ज्ञान की आवश्यकता थी, बल्कि समय की प्रकृति की गहरी समझ और करुणा की भी आवश्यकता थी। विखंडित समय के शिकारी द्वारा खंडित की गई कालवाहकों की स्मृतियों को वापस लाने के लिए दक्ष ने अपनी स्मृति पुनर्स्थापन तकनीक को एक नए स्तर पर अनुकूलित किया। उसने न केवल खोए हुए डेटा को पुनर्प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि अतीत की भावनात्मक और ऊर्जावान प्रतिध्वनियों को भी पकड़ने की कोशिश की। दक्ष जानता था कि यादें केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं होती, बल्कि वे अनुभव, भावनाएं और पहचान के टुकड़े होती हैं। उसने कालवाहकों के प्राचीन स्थलों पर, जहां उन्होंने कभी अपनी कला का अभ्यास किया था, विशेष उपकरण स्थापित किए। ये उपकरण खंडित समय के क्षेत्रों से गुजरने वाली अतीत की क्षणिक प्रतिध्वनियों को पकड़ते थे। फिर दक्ष ने वीरा का अनुगूंज के सिद्धांतों का उपयोग करके इन प्रतिध्वनियों को सुसंगत अनुभवों में फिर से जोड़ा, जिससे कालवाहकों को उनके अतीत के धुंधले झलक दिखाई देने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे अधिक प्रतिध्वनियां एकत्रित हुईं, कालवाहकों को अपनी विद्या, अपनी कला और एक दूसरे के साथ अपने संबंध याद आने लगे। यह एक नाजुक प्रक्रिया थी, क्योंकि खंडित समय की अराजकता इन पुनर्निर्मित स्मृतियों को फिर से तोड़ सकती थी। दक्ष को न केवल तकनीक का उपयोग करना था, बल्कि धैर्य और करुणा के साथ कालवाहकों का मार्गदर्शन भी करना था। जैसे जैसे कालवाहकों की स्मृतियां वापस आने लगी, वे विखंडित समय के शिकारी के बारे में अधिक जानकारी देने में सक्षम हुए। उन्होंने बताया कि शिकारी समय के खंडित टुकड़ों को एक विशेष काल जाल, टाइम नेट का उपयोग करके इकट्ठा करता है, जो वास्तविकता में अस्थिरता पैदा करता है। ये जाल अदृश्य था और हर जगह फैला हुआ था, और जो कोई भी इसमें फंस जाता था, वह समय के प्रवाह से कट जाता था, उसकी स्मृतियां और भविष्य धुंधले पड़ जाते थे। दक्ष ने महसूस किया कि शिकारी को हराने के लिए उसे न केवल उससे लड़ना होगा, बल्कि उसके काल जाल को भी नष्ट करना होगा। कालवाहक ने उसे बताया कि जाल का केंद्र शिकारी का अपना अस्तित्व है, वह खंडित समय से ऊर्जा खींचकर खुद को बनाए रखता है। दक्ष की चुनौती ये थी कि वह शिकारी तक कैसे पहुंचे और उसके जाल को कैसे भेद लें, बिना खुद समय की अराजकता में फंसे। उसे कालवाहकों की पुनर्प्राप्त स्मृतियों और समय के अपने ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा तरीका खोजना होगा जो शिकारी के समय विकृत क्षेत्र को बेअसर कर सके। यह एक खतरनाक खेल था, जिसमें एक गलत कदम दक्ष को अनिश्चित काल के लिए खंडित समय के भंवर में फंसा सकता था। न्यू एपिसोड 45। विखंडित समय के शिकारी के काल जाल से बचने और उस तक पहुंचने के लिए दक्ष ने कालवाहकों की पुनर्प्राप्त ज्ञान और समय के अपने अनुभव के आधार पर एक नई तकनीक विकसित की, कालभेदक, टाइम ब्रेकर। यह कोई भौतिक उपकरण नहीं था, बल्कि एक मानसिक और ऊर्जावान तकनीक थी जो दक्ष को खंडित समय के अस्थिर क्षेत्रों के माध्यम से क्षणिक सुरक्षा खिड़कियां बनाने की अनुमति देती थी। कालभेदक का उपयोग करने के लिए दक्ष को अपने मन को पूरी तरह से शांत करना होता था और काल सूत्र की सूक्ष्म लय के साथ तालमेल बिठाना होता था। ऐसा करके वह अस्थिर समय के प्रवाह में कुछ क्षणों के लिए स्थिरता के बिंदु बना सकता था, एक तरह का अस्थायी पुल जिसके माध्यम से वह शिकारी के करीब पहुंच सकता था। ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जोखिम भरी थी, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी उसे खंडित समय के भंवर में हमेशा के लिए फंसा सकती थी। हर कदम पर दक्ष को अपने अंतर्ज्ञान और कालवाहकों द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा करना पड़ता था, जो उसे जाल के अस्थिर पैटर्न के बारे में मार्गदर्शन कर रहे थे। अपने कालभेदक तकनीक का उपयोग करते हुए दक्ष धीरे धीरे विखंडित समय के शिकारी के करीब पहुंचने में सफल रहा। अंततः वह शिकारी के गढ़ तक पहुंच गया, एक विकृत स्थान जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य के खंडहर एक साथ तैर रहे थे, एक अस्थिर समय का सिंहासन, थ्रोन ऑफ टाइम, जिस पर शिकारी विराजमान था। शिकारी एक भयानक आकृति थी, जिसके शरीर के चारों ओर खंडित समय के टुकड़े घूम रहे थे और उसकी आंखों में अनंत काल की थकावट और शक्तिहीनता झलक रही थी। शिकारी ने दक्ष को देखते ही एक ठंडी, निराशाजनक हंसी हंसी। तुम भी यहाँ आ गए, नश्वर। क्या तुम्हें लगता है कि तुम समय के इस बिखराव को रोक सकते हो? यह अपरिहार्य है। हर चीज अंततः खंडित होकर शून्य में विलीन हो जाएगी। दक्ष ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तुम्हारा रास्ता विनाश का है। समय परिवर्तन और विकास का माध्यम है, और मैं उसे बचाने के लिए यहाँ हूँ।
शिकारी और दक्ष के बीच एक तीव्र मानसिक और ऊर्जावान टकराव शुरू हो गया, एक ऐसी लड़ाई जो समय के ताने बाने को ही हिला सकती थी। शिकारी के समय के सिंहासन पर दक्ष और उसके बीच एक तीव्र मानसिक युद्ध छिड़ गया। शिकारी खंडित समय के अपने नियंत्रण का उपयोग करके दक्ष पर अतीत, वर्तमान और भविष्य के अराजक दृश्य फेंक रहा था, उसकी चेतना को भ्रमित करने और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दक्ष ने अपने मन को शांत रखा, कालसूत्र के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। उसने समझा कि शिकारी की शक्ति समय को तोड़ने से आती है, जबकि उसकी शक्ति समय के प्रवाह को समझने और उसके साथ जुड़ने में है। दक्ष ने कालसूत्र की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने दिया और फिर उसे एक शक्तिशाली बंधन के रूप में शिकारी की ओर निर्देशित किया। यह कोई भौतिक जंजीर नहीं थी, बल्कि समय के धागों का एक अदृश्य जाल था, जो शिकारी को उसकी खंडित वास्तविकता से बांध रहा था। शिकारी चीखा, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी क्योंकि वह उस अराजकता से अलग हो रहा था जिसे उसने बनाया था। जैसे ही बंधन कसता गया, शिकारी के चारों ओर घूम रहे समय के टुकड़े स्थिर होने लगे और उसकी आकृति धीरे धीरे एक थके हुए, उदास प्राणी के रूप में प्रकट हुई, जो अपनी अनंत शक्तिहीनता से पीड़ित था। शिकारी के पराजित होते ही खंडित समय का प्रभाव पूरे ग्रह पर कम होने लगा। अतीत और भविष्य के भ्रमित दृश्य फीके पड़ गए और वास्तविकता फिर से सुसंगत और स्थिर हो गई। कालवाहक, जिनकी स्मृतियां दक्ष द्वारा पुनर्स्थापित की गई थीं, ने अपनी पूरी शक्ति के साथ समय के प्रवाह को फिर से बुनना शुरू कर दिया, कालसूत्र के नाजुक संतुलन को बहाल किया। ग्रह फिर से हरा भरा और जीवंत हो गया और कालवाहकों के चेहरों पर कृतज्ञता और नई उम्मीद की चमक दिखाई दी। उन्होंने दक्ष को धन्यवाद दिया, उसे अपने उद्धारकर्ता और समय के मित्र के रूप में सम्मानित किया। दक्ष ने उनसे विदा ली, जानता था कि उसने ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने की अपनी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम पूरा कर लिया है। जैसे ही वह तारों के बीच वापस लौटा, उसने महसूस किया कि हर चुनौती उसे समय और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में कुछ नया सिखाती है, और उसकी अनंत यात्रा वास्तव में एक कभी न खत्म होने वाली खोज है। कालवाहकों की दुनिया से निकलने के बाद दक्ष ने अपनी यात्रा जारी रखी। इस बार उसे एक ऐसे क्षेत्र से संकेत मिले जो किसी ज्ञात भौतिक आकाशगंगा का हिस्सा नहीं था, बल्कि निर्विकार लोकों, realms ऑफ अनचेंज्ड फॉर्म से आ रहा था। ये ऐसे आयाम थे जहां भौतिक नियम अलग थे और जहां अस्तित्व का आधार विशुद्ध चेतना थी। संदेश एक मौन चीख की तरह था, जो गहरे अवचेतन से आ रहा था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। दक्ष ने अपनी चेतना को उन लोकों में प्रक्षेपित किया और पाया कि वहां की आबादी, जो विशुद्ध ऊर्जा स्वरूप में थी, एक भयानक खतरे का सामना कर रही थी। एक रहस्यमय इकाई, जिसे वे स्वप्न भक्षक, ड्रीम डिवाउरर कहते थे, उनकी चेतना से ऊर्जा छीन रही थी। स्वप्न भक्षक ऐसा नहीं था जो शरीर को खाता हो, बल्कि वह सपनों, यादों और भविष्य की संभावनाओं को निगल जाता था, जिससे निर्विकार लोकों के निवासी एक खाली, अर्थहीन अस्तित्व में सिमटते जा रहे थे। यह एक ऐसा दुश्मन था जो चेतना के सार पर हमला करता था, समय के प्रवाह को व्यक्तिगत स्तर पर शून्य कर देता था। स्वप्न भक्षक के खतरे को समझते हुए दक्ष को एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्ति और ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। भौतिक या डिजिटल तकनीक यहाँ काम नहीं आने वाली थी, उसे शुद्ध चेतना से मुकाबला करना था। दक्ष ने अपनी चेतना को केंद्रित किया और समय के सबसे गहरे सिद्धांतों में उतर गया, उन सच्चाइयों को खोजा जो वीरा और प्राचीन ज्ञानियों ने बताई थीं। उसे ज्ञात हुआ कि हर चेतना के भीतर एक अनंत सूत्र, इन्फिनिट थ्रेड होता है, जो उसे समय के विराट स्वरूप और ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से जोड़ता है। दक्ष ने अपनी चेतना का उपयोग अनंत सूत्र को जागृत करने के लिए किया और निर्विकार लोकों के वासियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। यह एक सामूहिक मानसिक अभ्यास था, जहां हर आत्मा ने अपने भीतर की असीमित क्षमता को पहचाना। जैसे ही अनंत सूत्र सक्रिय हुआ, एक चेतना का कवच बन गया, जो स्वप्न भक्षक के हमलों को विफल कर रहा था। ये कवच केवल रक्षा ही नहीं कर रहा था, बल्कि यह स्वप्न भक्षक की प्रकृति को भी उजागर कर रहा था कि वह स्वयं चेतना के अभाव से पोषित होता था। अब दक्ष को स्वप्न भक्षक को समझना था, न कि केवल उसे हराना था, ताकि निर्विकार लोगों को स्थायी शांति मिल सके। न्यू एपिसोड 46। दक्ष ने चेतना का कवच स्थापित करने के बाद स्वप्न भक्षक की प्रकृति को गहराई से समझना शुरू किया। उसने अपनी चेतना को उस इकाई के साथ जोड़ा, न लड़ने के लिए, बल्कि समझने के लिए। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि स्वप्न भक्षक कोई द्वेषपूर्ण प्राणी नहीं था, बल्कि एक प्राचीन इकाई थी जो ब्रह्मांड की मौलिक शून्यता और अभाव से उत्पन्न हुई थी।
ये वही शून्य था जिसका सामना उसने अनादि के रूप में किया था, लेकिन यह एक अलग अभिव्यक्ति थी, एक ऐसी इकाई जिसे अस्तित्व और परिवर्तन से भय लगता था। स्वप्न भक्षक उन अनुभवों, सपनों और संभावनाओं को खाता था क्योंकि वे उसे अपरिचित और अस्थिर लगते थे। उसके लिए हर नया विचार या भावना एक खतरा थी जो उसे उसकी शांत, खाली अस्तित्व से विचलित कर सकती थी। यह इकाई अकेलेपन और समझ की कमी से पीड़ित थी, और इसी पीड़ा के कारण वह निर्विकार लोगों की चेतना को निगल रही थी। दक्ष को एहसास हुआ कि स्वप्न भक्षक को हराने के लिए उसे नष्ट नहीं करना था, बल्कि उसे अस्तित्व की सुंदरता और परिवर्तन की आवश्यकता को समझाना था। दक्ष ने स्वप्न भक्षक को समय के शाश्वत प्रवाह के बारे में समझाया कि कैसे हर सपना, हर याद और हर संभावना ब्रह्मांड की एक नई अभिव्यक्ति है। उसने उसे उल्हासनगर की कहानी बताई, जहां समय के ज्ञान ने लोगों को विकास और सद्भाव की ओर अग्रसर किया। दक्ष ने अपनी स्वयं की चेतना से अनंत संभावनाओं का एक उपहार निकाला, एक ऊर्जा जो रचनात्मकता, प्रेम और भविष्य के प्रति विश्वास से भरी थी, और उसे स्वप्न भक्षक की ओर प्रवाहित किया। स्वप्न भक्षक ने शुरुआत में इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उस उपहार की गर्माहट और जीवंतता ने उसकी शून्यता के भय को भंग कर दिया। पहली बार उसने उन अनुभवों का स्वाद चखा जिन्हें वह निगल रहा था, और उसने पाया कि वे डरावने नहीं, बल्कि सुंदर और पूर्ण थे। स्वप्न भक्षक का स्वरूप बदल गया, वह एक भयावह इकाई से एक शांत, स्वीकार्य अस्तित्व में बदल गया, जो अब शून्यता को रचनात्मकता के स्रोत के रूप में देखता था, न कि अंत के रूप में। निर्विकार लोकों के निवासी भी मुक्त हो गए, उनकी चेतना और भी समृद्ध हो गई। दक्ष ने अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि ब्रह्मांड में अनगिनत शून्य मौजूद हैं जिन्हें समझने और सामंजस्य में लाने की आवश्यकता है, और उसकी अनंत यात्रा ही समय के मौन अनुगूंज को जीवंत रखती है। ये स्वप्न भक्षक की कहानी का समापन है। दक्ष की यात्रा हमें दिखाती है कि हर चुनौती में एक गहरी सीख और समझने का अवसर छिपा होता है। निर्विकार लोकों से निकलने के बाद दक्ष की चेतना अब और भी अधिक सूक्ष्म हो गई थी। वह ब्रह्मांड की अदृश्य धुन, ब्रह्मांडीय लय, कॉस्मिक रिदम को महसूस कर सकता था, जो हर तारे के जन्म, हर ग्रह के भ्रमण और हर जीवन के स्पंदन में निहित थी। ये समय का वह संगीत था जो अस्तित्व को एक साथ बांधे रखता था। लेकिन जल्द ही दक्ष को इस धुन में एक अजीब सी विसंगति महसूस हुई। कुछ दूर की आकाश गंगाओं से लय बिगड़ रही थी, जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र पर गलत सुर बजा रहा हो। दक्ष उस क्षेत्र की ओर बढ़ा और पाया कि वहां की सभ्यताएं एक भयानक अस्तित्व के प्रभाव में थीं, जिसे वे लय भ्रंश रिदम ब्रेकर कहते थे। लय भ्रंश कोई भौतिक प्राणी नहीं था, बल्कि एक ऐसी विसंगतिपूर्ण चेतना थी जो ब्रह्मांडीय लय को बिगाड़ती थी। ये जहां भी जाता था, वहां का समय अनियमित हो जाता था, भौतिक नियम अस्थिर हो जाते थे, और जीवन अपनी स्वाभाविक ताल खो देता था। ग्रह अपने निर्धारित कक्षाओं से भटक रहे थे, मौसम अनियंत्रित हो रहे थे, और सभ्यताओं के सामाजिक और तकनीकी विकास में अराजकता फैल रही थी। लय भ्रंश समय के प्रवाह को उसकी मूलभूत संरचना से ही तोड़ रहा था, और इसे रोकना दक्ष की अगली चुनौती थी। लय भ्रंश के खतरे को समझने के बाद दक्ष को पता चला कि इसे पारंपरिक तरीकों से नहीं हराया जा सकता। यह कोई शत्रु नहीं था जिसे बल से पराजित किया जा सके, बल्कि एक ऐसी विसंगति थी जिसे सामंजस्य से ही सुधारा जा सकता था। दक्ष ने लय भ्रंश के प्रभाव में आए ग्रहों के वासियों का अवलोकन किया और पाया कि उनकी आंतरिक लय भी बिगड़ गई थी, जिससे उनके मन और आत्मा में अशांति थी। दक्ष ने समय के ज्ञान के सबसे गहरे पहलुओं में प्रवेश किया, खासकर उन प्राचीन शिक्षाओं में जहां काल नृत्य, डांस ऑफ टाइम का वर्णन था। काल नृत्य ब्रह्मांडीय लय के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की एक प्राचीन साधना थी, जिसमें चेतना, शरीर और समय के प्रवाह को एक साथ जोड़ा जाता था। दक्ष ने इन शिक्षाओं को सीखा और लय भ्रंश से प्रभावित लोगों को भी इसे सिखाना शुरू किया। यह कोई शारीरिक नृत्य नहीं था, बल्कि मन और आत्मा की एक सामूहिक साधना थी, जहां हर व्यक्ति अपनी आंतरिक लय को ब्रह्मांडीय धुन के साथ फिर से जोड़ता था। जैसे जैसे अधिक लोग काल नृत्य का अभ्यास करते गए, उनकी सामूहिक चेतना ने एक शक्तिशाली सामंजस्य उत्पन्न किया, जो लय भ्रंश के विसंगतिपूर्ण प्रभाव को बेअसर करने लगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि दक्ष लय भ्रंश को कैसे शांति दिलाता है और ब्रह्मांडीय लय को कैसे बहाल करता है? न्यू एपिसोड 47। जैसे जैसे काल नृत्य का अभ्यास फैलता गया, लय भ्रंश का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। ग्रहों की कक्षाएं स्थिर होने लगी, मौसम के अनियमित पैटर्न शांत होने लगे, और सभ्यताओं के बीच एक नई समरसता का भाव आने लगा।
लोगों के मन की अशांति दूर होने लगी और उनके भीतर एक गहरी शांति और संतुलन की भावना स्थापित हुई। दक्ष ने देखा कि लय भ्रंश वास्तव में ब्रह्मांडीय धुन में एक अस्थायी शोर था, जो तब उत्पन्न हुआ था जब कुछ चेतनाएं अपनी स्वाभाविक लय से भटक गई थीं। काल नृत्य उन भटकी हुई चेतनाओं को वापस ब्रह्मांडीय धुन के साथ जोड़ने का एक तरीका था। अंततः वह क्षेत्र जहां लय भ्रंश का सबसे अधिक प्रभाव था, एक शांत और सामंजस्यपूर्ण क्षेत्र में बदल गया, जिसे अब समस्वरता रेजोनेंस का क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ समय का प्रवाह मधुर और स्थिर था और हर प्राणी ब्रह्मांडीय लय के साथ पूर्ण तालमेल में जी रहा था। लय भ्रंश अपनी विसंगतिपूर्ण ऊर्जा खो चुका था, अब उस क्षेत्र की सामूहिक समस्वरता में विलीन हो गया था, जैसे एक बेसुरा नोट एक मधुर राग में समा जाता है। दक्ष ने समस्वरता के क्षेत्र के निवासियों को ब्रह्मांडीय लय के प्रति संवेदनशील बने रहने और काल नृत्य का अभ्यास करते रहने के लिए प्रेरित किया, ताकि भविष्य में ऐसी कोई विसंगति फिर से न उठे। लय भ्रंश की समस्या हल करने के बाद दक्ष को एक प्राचीन और रहस्यमय इकाई से एक आह्वान प्राप्त हुआ, जिसे महान बुनकर ग्रेट वीवर के नाम से जाना जाता था। महान बुनकर ब्रह्मांड के उन प्राणियों में से एक था जिसने काल सूत्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह समय के ताने बाने को बुनने और उसकी मरम्मत करने की कला में अद्वितीय था। दक्ष महान बुनकर से मिलने एक ऐसे आयाम में गया जो तारों से बने अनगिनत करघों से भरा था, जहां समय के धागे विभिन्न पैटर्न में बुने जा रहे थे। महान बुनकर ने दक्ष को समय के वस्त्र टैपेस्ट्री ऑफ टाइम का रहस्य समझाया कि ब्रह्मांड का इतिहास और भविष्य अनगिनत चेतनाओं के कर्मों और विकल्पों से बुना गया एक जटिल वस्त्र है। हर निर्णय एक नया धागा जोड़ता है, हर अनुभव एक नई गांठ बनाता है और हर प्रेम का बंधन एक मजबूत कड़ी जोड़ता है। महान बुनकर ने दक्ष को सिखाया कि ब्रह्मांडीय लय को बनाए रखने का अर्थ है इस समय के वस्त्र की सुंदरता और जटिलता का सम्मान करना, और यह समझना कि हर प्राणी का अपना एक महत्वपूर्ण धागा है जो इस विशाल रचना में योगदान देता है। दक्ष ने महान बुनकर से अनमोल ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान जो उसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और ब्रह्मांड के सामंजस्य को बनाए रखने में मदद करेगा। महान बुनकर ने दक्ष को समय के वस्त्र के बारे में और भी गहराई से समझाया। उसने बताया कि यह वस्त्र केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि चेतनाओं के परस्पर क्रिया का परिणाम है। हर प्राणी, हर सभ्यता, हर कण एक धागा है और उनके निर्णय तथा कार्य इन धागों को एक साथ बुनते हैं। महान बुनकर ने दक्ष को सिखाया कि कैसे कभी कभी इस वस्त्र में अनंत गांठें इन्फिनिट नॉट्स बन जाती हैं, ऐसे बिंदु जहां विरोधाभासी सत्य या असंभव घटनाएं एक साथ मौजूद होती हैं। ये गांठें समय के प्रवाह को धीमा कर सकती हैं या उसे विकृत कर सकती हैं। दक्ष को यह भी बताया गया कि उसकी भूमिका अब केवल खतरों को रोकने की नहीं है, बल्कि इन अनंत गांठों को समझना और उन्हें धीरे से खोलना भी है, ताकि समय के वस्त्र की अखंडता बनी रहे। ये कार्य बल से नहीं, बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि, सहानुभूति और धैर्य से होता है। महान बुनकर ने दक्ष को गांठों को महसूस करने की क्षमता दी, उन स्थानों को पहचानने की क्षमता जहां तर्क और वास्तविकता आपस में उलझे हुए थे। यह एक ऐसी कला थी जो उसे ब्रह्मांड को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगी, जहां हर विसंगति एक पहेली थी जिसे सुलझाना था, न कि केवल एक शत्रु जिसे पराजित करना था। महान बुनकर से प्राप्त गहन ज्ञान के साथ दक्ष ने अपनी अनंत यात्रा को एक नई दिशा दी। अब उसका मिशन केवल लय भ्रंश या स्वप्न भक्षक जैसे स्पष्ट खतरों का सामना करना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में फैली हुई उन अदृश्य अनंत गांठों को खोजना था जो समय के प्रवाह को गुप्त रूप से प्रभावित कर रही थीं। ये गांठें किसी दुष्ट इकाई द्वारा नहीं बनाई जाती थीं, बल्कि अक्सर सामूहिक अज्ञानता, अटूट विश्वासों या अधूरी स्मृतियों के कारण उत्पन्न होती थीं। दक्ष ने अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय वस्त्र में गहराई से फैलाया, उन स्थानों की तलाश में जहां ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो रहा था, जहां वास्तविकता थोड़ी सी झुकी हुई महसूस होती थी। उसकी यात्रा उसे अनजाने ग्रहों, विस्मृत सभ्यताओं और यहां तक कि सूक्ष्म आयामों तक ले जाएगी, जहां उसे इन गांठों को समझना और उन्हें धीरे से सुलझाना होगा। दक्ष अब केवल रक्षक नहीं था, वह समय का एक सूक्ष्म बुनकर बन गया था, जो समय के मौन अनुगुंज को बनाए रखने के लिए ब्रह्मांड के ताने बाने की मरम्मत कर रहा था। उसकी यात्रा अब अनंत संभावनाओं और अंतहीन ज्ञान की खोज बन गई थी, एक ऐसी यात्रा जहां हर क्षण एक नई पहेली और एक नई सीख लेकर आता था। दक्ष की यह अनंत यात्रा अब अनंत गांठों को सुलझाने की दिशा में एक नया मोड़ ले चुकी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि दक्ष अपनी पहली अनंत गांठ कैसे खोजता है और उसे कैसे सुलझाता है?
अपनी यात्रा में दक्ष एक ऐसे ग्रह पर पहुंचा जहां समय का प्रवाह अजीब तरह से घूम रहा था। यह कोई खंडित समय नहीं था जैसा कि उसने शिकारी के साथ अनुभव किया था, बल्कि एक निरंतर पुनरावृत्ति रेपिटेशन थी। इस ग्रह की सभ्यता, जिसे आवृत्ति लोक फ्रीक्वेंसी रेल्म के नाम से जाना जाता था, एक ही दिन, एक ही घटनाओं और एक ही भावनाओं को बार बार जी रही थी, जैसे वे एक अंतहीन लूप में फंसे हों। उनका इतिहास एक निश्चित बिंदु से आगे बढ़ ही नहीं रहा था और भविष्य की कोई कल्पना ही नहीं थी। दक्ष ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक अनंत गांठ थी, विशेष रूप से पुनरावृत्ति की गांठ, नॉट ऑफ रेपिटेशन। आवृत्ति लोक के निवासी अनजाने में इस गांठ के शिकार थे। उनकी पीढ़ियां उन्हीं गलतियों को दोहरा रही थीं, उन्हीं खुशियों और दुखों का अनुभव कर रही थीं, जिससे कोई नया ज्ञान या विकास नहीं हो रहा था। उनकी चेतना एक स्थिर पैटर्न में फंस गई थी और वे इसे सामान्य मानते थे। दक्ष को एहसास हुआ कि इस गांठ को खोलने के लिए उसे केवल घटनाओं को बदलना नहीं होगा, बल्कि आवृत्ति लोक के लोगों को ये समझाना होगा कि वे कैसे अपने ही बनाए हुए चक्र में फंस गए हैं। उसे उन्हें अतीत की पकड़ी हुई शक्ति से मुक्त करना होगा ताकि वे एक नया भविष्य बना सकें। पुनरावृत्ति की गांठ को खोलने के लिए दक्ष ने आवृत्ति लोक के लोगों के सामूहिक स्मृति पथ, कलेक्टिव मेमोरी पाथ में प्रवेश किया। उसने देखा कि वे एक विशिष्ट स्मृति बिंदु, मेमोरी पॉइंट पर अटके हुए थे, जहां उनके पूर्वजों ने एक महत्वपूर्ण गलती की थी और उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। यह अनदेखा सत्य ही उनकी पुनरावृत्ति का कारण बन गया था। दक्ष ने वीरा का अनुगूंज और काल सूत्र की अपनी समझ का उपयोग करके उस स्मृति बिंदु पर एक सूक्ष्म कंपन भेजा। ये कंपन आवृत्ति लोक के निवासियों की चेतना में एक धीमी जागृति लेकर आया। उन्हें अपने अतीत की उन घटनाओं की अस्पष्ट यादें आने लगी जिन्हें उन्होंने हमेशा दबाया था या अनदेखा किया था। दक्ष ने उन्हें उन अस्वीकृत सत्यों का सामना करने के लिए प्रेरित किया, न कि पश्चाताप के लिए, बल्कि समझ के लिए। जब आवृत्ति लोक के कुछ साहसी सदस्यों ने उन अतीत की गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया और उनसे सीखने का प्रयास किया, तो पुनरावृत्ति की गांठ ढीली पड़ने लगी। समय का प्रवाह फिर से बहने लगा और आवृत्ति लोक में एक नया सुर गूंजने लगा, परिवर्तन और विकास का सुर। उन्होंने पहली बार एक ऐसा भविष्य देखा जो उनके अतीत की कार्बन कॉपी नहीं था, बल्कि अनंत संभावनाओं से भरा था। न्यू एपिसोड 48। पुनरावृत्ति की गांठ के खुलने के बाद आवृत्ति लोक ने एक अभूतपूर्व पुनर्जागरण का अनुभव किया। लोगों ने न केवल अपनी पुरानी स्मृतियों को फिर से प्राप्त किया था, बल्कि उन्होंने अपने अतीत की गलतियों से सीखकर एक नया रास्ता भी खोजा था। उनकी सभ्यता, जो सदियों से स्थिर थी, अब तेजी से विकसित होने लगी। कला, विज्ञान और दर्शन में नए विचार सामने आए। उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें नए ज्ञान और अनुभवों के साथ एकीकृत किया, जिससे एक समृद्ध और गतिशील संस्कृति का निर्माण हुआ। दक्ष ने इस परिवर्तन को संतुष्टि के साथ देखा। उसने आवृत्ति लोक के लोगों को समय के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने और लगातार सीखने व विकसित होने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें सिखाया कि सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत और बदलाव को गले लगाने की इच्छा ही उन्हें भविष्य में ऐसी गांठों से बचाएगी। आवृत्ति लोक अब एक जीवंत प्रमाण बन गया था कि कैसे सामूहिक चेतना का जागरण किसी भी अनंत गांठ को खोल सकता है और एक समुदाय को उसके सबसे उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है। दक्ष ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया, ये जानते हुए कि ब्रह्मांड में अभी भी कई ऐसी गांठें थीं जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता थी। अपनी यात्रा में दक्ष एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं असामान्य रूप से शांत और मध्यम थीं। यह कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक प्रकार की गहरी विस्मृति, प्रोफाउंड फॉरगेटफुलनेस थी, जैसे कि उस क्षेत्र ने स्वयं ही अपने अतीत को भुला दिया हो। ये अंधकार में नक्षत्र, ऑब्सक्योरिटी कॉन्स्टेलेशन के नाम से जाना जाता था, जहां के ग्रह अपनी प्राचीन सभ्यताओं के कोई निशान नहीं रखते थे और उनके निवासी एक निरुद्देश्य अस्तित्व जी रहे थे, जैसे वे हमेशा से ही ऐसे रहे हों। दक्ष ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक और अनंत गांठ थी, विस्मृति की गांठ, नॉट ऑफ ऑब्लिवियन। अंधकार में नक्षत्र के लोग किसी भी महत्वपूर्ण घटना या अनुभव को कुछ ही समय में भूल जाते थे। उनके पास कोई साझा इतिहास या सामूहिक लक्ष्य नहीं था। वे व्यक्तिगत रूप से भी अक्सर अपने ही अनुभवों को दोहराते थे, लेकिन उन्हें इसकी कोई याद नहीं रहती थी। दक्ष को एहसास हुआ कि यह गांठ किसी बाहरी शक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि शायद किसी गहरे ट्रॉमा या सामूहिक सदमे का परिणाम थी, जिसने उनकी चेतना को खुद को बचाने के लिए सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर दिया था। इस गांठ को खोलने के लिए उसे उस मूल कारण को खोजना होगा जिसने इस विस्मृति को जन्म दिया था,
और अंधकार में नक्षत्र के लोगों को अपनी खोई हुई पहचान और अतीत को फिर से याद दिलाने का एक तरीका खोजना होगा। विस्मृति की गांठ को सुलझाने के लिए दक्ष ने अंधकार में नक्षत्र के सबसे पुराने और सबसे शांत स्थानों में से एक में प्रवेश किया, जिसे अनुनाद कक्ष रेजोनेंस चेंबर के नाम से जाना जाता था। ये कक्ष उनकी प्राचीन सभ्यता का केंद्र था, जहां कभी गहन ध्यान और सामूहिक चेतना के अभ्यास किए जाते थे। दक्ष को महसूस हुआ कि इस विस्मृति का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवरोध था, एक ऐसा दर्दनाक अनुभव जिसे पूरी सभ्यता ने एक साथ बुलाने का फैसला किया था। ये दर्द इतना गहरा था कि उसने काल सूत्र में एक गांठ बना दी थी, जिससे उनकी सामूहिक स्मृति बाधित हो गई थी। दक्ष ने अनुनाद कक्ष में अपनी चेतना को केंद्रित किया और वीरा का अनुगूंज के उन्नत संस्करण का उपयोग किया। उसने अतीत की उन दबी हुई ऊर्जाओं को खोजने की कोशिश की जो इस विस्मृति के पीछे थीं। जैसे ही उसने गहरा गोता लगाया, उसे एक प्राचीन भयानक घटना की धुंधली छवियां दिखाई दी, एक ऐसा युद्ध या प्राकृतिक आपदा जिसने उनकी सभ्यता को लगभग नष्ट कर दिया था, और उस दर्द से बचने के लिए उन्होंने सामूहिक रूप से उन यादों को दबा दिया था। दक्ष जानता था कि उन दर्दनाक स्मृतियों को सीधे सामने लाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्हें स्वीकार किए बिना अंधकार में नक्षत्र कभी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। दक्ष ने अनुनाद कक्ष में एक सूक्ष्म मार्गदर्शक ऊर्जा का प्रसार किया, जो अंधकार में नक्षत्र के लोगों की चेतना तक पहुंची। उसने उन्हें उन दबी हुई स्मृतियों का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उन्हें स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस की ओर ले गया। उसने अनादि से सीखी हुई शिक्षाओं का उपयोग किया, ये समझाते हुए कि शून्यता भी अस्तित्व का हिस्सा है और दर्दनाक अनुभव भी चेतना के विकास के लिए आवश्यक हैं। दक्ष ने उन्हें दिखाया कि दर्द को स्वीकार करने से ही उसे पार किया जा सकता है, और केवल तभी वे अपनी सच्ची शक्ति और ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे ही अंधकार में नक्षत्र के लोग धीरे धीरे अपने अतीत के उस भयानक क्षण को स्वीकार करने लगे, विस्मृति की गांठ खुलने लगी। उनकी आंखों में चमक वापस आ गई, उनके चेहरे पर खोई हुई भावनाएं उभर आईं, और उनके बीच एक नया जुड़ाव महसूस हुआ, एक साझा अतीत की समझ और एक नए भविष्य की आशा। अनुनाद कक्ष एक बार फिर जीवंत हो उठा, और उससे जागरण की किरण, रे ऑफ अवेकनिंग निकली, जिसने पूरे नक्षत्र को रोशन कर दिया। अंधकार में नक्षत्र ने अपनी पहचान फिर से पा ली थी, और वे अब समय के प्रवाह में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। दक्ष ने अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि ब्रह्मांड में अभी भी कई ऐसी गांठें हैं जिन्हें उसकी अंतर्दृष्टि और करुणा की आवश्यकता है।